यस प्लीज। हाँ जी, वेलकम टू दिस फास्ट ट्रैक बैच। और आप सबने ज्वाइन कर लिया है। तो अब इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी जानकारी मैंने लेक्चर 0 में दे रखी है, इंट्रोडक्शन लेक्चर में। अभी हम इस चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पहला चैप्टर है। बेसिक कॉन्सेप्ट जीएसटी के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले अगर आप लोगों के पास बुक है तो बुक अपने पास अभी खोलने की ज्यादा जरूरत नहीं। ठीक है बच्चे, कोशिश करिएगा एक एक बातों को ध्यान से समझने का, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक बैच है तो हमारी स्पीड थोड़ी नॉर्मल से ज्यादा रहेगी। ठीक है बच्चे, और आपको उसको ग्रैब करने की कोशिश करनी है। जो बच्चे जो बच्चे स्पीड से मैच नहीं कर पाएंगे तो वो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न होगा, सब कुछ हमारे पास पहले से रिटर्न होगा, क्योंकि फास्ट ट्रैक बनाने के लिए हमें पहले मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आपकी क्लास आप तक पाती है। ठीक है बच्चे, जो लिखने का टाइम है उसको मैंने नॉर्मली यहाँ पर बचाने की कोशिश, और मल्टीपल जगह पे जहां पर टाइम ज्यादा लगता है उस जगह को उस हद तक हमने कम करने की कोशिश की है जहां पर बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है बच्चे, तो फास्ट ट्रैक में कवरेज तो पूरा रहेगा 100%, लेकिन बस इतनी बातें हैं कि आपको क्या करना है, इसमें से नोटिंग करनी है, आपको हर एक नोटिंग करनी है। लेकिन डिस्कशन के दौरान जो नोटिंग अगर आपकी छूट जाती है तो आपके गूगल ड्राइव पर हैंड रिटन जो पीडीएफ है ना इसका, वो अवेलेबल होगा, आप वहां से देख लें। ठीक है बच्चे, तो बस इतनी सी जानकारी थी जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है ड्यूरिंग द क्लास। ओके, चलिए। बेसिकली हम सभी जीएसटी पढ़ रहे हैं, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में ही बताया। 50 नंबर का ये पेपर है और इसमें से 30% का एमसीक्यू एंड 70% का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, अब जीएसटी का पूरा नाम अगर मैं बात करूं, जीएसटी का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या है, क्या कोई बच्चा बता सकता है? सर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नाम से ही क्लियर है, ये गुड्स एंड सर्विस के ऊपर लगने वाला कोई टैक्स है। गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगने वाला ये कोई टैक्स है जिसे हम जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। जो बच्चे मुझसे डायरेक्ट टैक्स कर चुके हैं पहले, उनको मैंने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन करा रखी है। और जो बच्चे अभी जीएसटी में ही सिर्फ इनरोलमेंट लेके बैठे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम एंड वेल्थ ऑफ अ पर्सन, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ना बच्चे, ये लेविड होता है ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। ठीक है बच्चे, डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली पिंच करता है उस पर्सन को जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बर्डन ऑफ टैक्स नेक्स्ट बायर को पास ऑन कर दिया जाता है। ठीक है, इसका सिंपल मतलब यह है कि अल्टीमेटली टैक्स तो कंज्यूमर पे करता है, लेकिन कलेक्ट करके सरकार को देने वाला व्यक्ति बिजनेसमैन होता है। इसीलिए उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। यहाँ पर पब्लिक से डायरेक्टली इनडायरेक्ट टैक्स में सरकार टैक्स कलेक्ट नहीं करती है। इतनी सी बातें आपने कर ली, और इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ फीचर्स हैं, उस पर हम सभी चर्चा इसी चैप्टर में करने वाले हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सर, अगर इस दुनिया हमारे देश में जीएसटी नहीं है तो जीएसटी से पहले कौन सा टैक्स था? मैंने कहा इस समय बड़े सारे
प्रायर टू जीएसटी मल्टीपल टैक्स वाज अवेलेबल। मल्टीपल टैक्स उस समय हुआ करते थे। तो मल्टीपल टैक्स में एक्साइज होता था, वैट होता था, सेल टैक्स हुआ करता था, जिसे हम सीएसटी बोलते थे। ठीक है बच्चे। और उस समय सबसे बड़ी बात यह है कि एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स लग जाता था। टैक्स कंपोनेंट के ऊपर टैक्स लग जाने का काम लग जाने के प्रोसेस को हम बोलते थे कैस्केडिंग इफेक्ट्स हो गया, डबल टैक्सेशन हो गया। ठीक। तो इस चीज से बचा जाए इसलिए हमें एक नए टैक्स की जरूरत थी जिसे हम जीएसटी बोलते हैं। ऐसे ये बहुत पुराना टैक्स है। 1954 में दुनिया ने पहली बार जीएसटी का नाम सुना था जब फ्रांस ने 1954 में जीएसटी अप्लाई किया था। ठीक है बच्चे। चलिए, हमारे देश में जीएसटी की जर्नी कहां से स्टार्ट हुई, थोड़ी सी बैकग्राउंड लेकर के आपको चलता हूं। हमारे देश में जीएसटी को लाने में लगभग 17 साल का वक्त लग गया। कैसे, देखिएगा जरा। 2000 ईस्वी में पहली बार हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने जीएसटी लाने की कोशिश शुरू की और उन्होंने एक कमिटी बनाई टू डिजाइन द मॉडल जीएसटी। ठीक है। और 2003 में कमिटी तब तक बीच में रिपोर्ट दे चुकी थी। 2003 में एक टास्क फोर्स क्रिएट कर दिया गया अंडर द हेडिंग ऑफ विजय केलकर साहब। विजय केलकर के अध्यक्षता में एक कमिटी टास्क फोर्स बनाई गई कि आपको ना ये बताना है जीएसटी कैसे लाया जा सकता है हमारे देश में। ठीक है बच्चे। और विजय केलकर साहब के रिपोर्ट के बेसिस पर 2004 में ये बताया गया कि जीएसटी के लिए हमें पहले आइडिया ऑफ वैट डेवलप करना पड़ेगा। और वैट का मतलब है वैल्यू एडेड टैक्स। वैट का मतलब है बच्चे वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है। इसका मतलब सिंपल है कि जैसे देखेंगे आप, अगर मान लीजिए 100 रुपए का कोई गुड्स है और 10 रुपए का कोई टैक्स लग गया तो टोटल बन गया 110। अब जब नेक्स्ट सेलर उसको सेल करेगा और अपनी प्रॉफिट 100 रुपए में 20 रुपए ऐड करके 120 बना लेगा और 10% टैक्स 12 रुपए लगाएगा तो 132 में ये नेक्स्ट सेल करेगा। ठीक है बच्चे। तो अब आप देखना जरा, इस सिचुएशन में वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 20 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ। 20 रुपए की जो वैल्यू एडिशन हुई, अगर उसका 10% टैक्स निकालेंगे तो कितना होगा, 2 रुपए होगा। सवाल यह है कि 10 रुपए का टैक्स अगर मैं मान लो परचेज करता हूं 110 में और बेचता हूं 132 में, तो इसका मतलब 20 रुपए का मैं अपनी प्रॉफिट ऐड करके बेच रहा हूं क्योंकि 10 रुपए का तो मैंने टैक्स दिया था। ठीक। अब 10 रुपए का जब मैंने टैक्स दिया था तो मैंने अपनी वैल्यू एडिशन पर ही तो सरकार को टैक्स जमा कराना है। सर, इसका मतलब यह है कि वैल्यू एडिशन 20 रुपए है। 20 रुपए का अगर 10% का रेट है तो 2 रुपए सरकार को जमा करानी पड़ेगी आपको। मतलब 10 रुपए क्या होगा, हमने कस्टमर से कितना लिया, 12 रुपए। ओके। और जो ये 10 रुपए था मैंने पहले ही सरकार को दे दिया, जिससे मैंने परचेज किया, मैंने उसे 10 रुपए दे दिया, बोला क्या कि इसे सरकार के अकाउंट में जमा कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 रुपए सरकार के पास पहले जा चुका है, 2 रुपए मैं और दे रहा हूं क्योंकि मेरी वैल्यू एडिशन तो 2 रुपए ही है। ठीक है, 20 रुपए ही है, 20 रुपए का 10% ही तो सरकार लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने कहा जितने स्टेप पर वैल्यू होती जाएगी, वैल्यू ऐड होती जाएगी ना, एडिशनल वैल्यू पर हम टैक्स। ठीक। पिछले जो टैक्स हमने पे कर दिया, यानी कि जब बाय करते समय, परचेज करते समय टैक्स पे हुआ, उसका हम ना आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देंगे। उसका हम आपको क्या दे देंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देंगे। अब इससे क्या हुआ कि
टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा। अदरवाइज मान लो इसको दूसरा उल्टा सिचुएशन लेता हूं कि 110 का मैंने खरीदा, 20 रुपए मैं अपना जोड़ दूं, 130 होता है। और अगर मैं 13 रुपए 10% पर टैक्स लूं तो 13 रुपए टैक्स हो गया, यानी 1 रुपया इस टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग गया। ठीक है, अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो गुड्स महंगी होती चली जाएगी और टैक्स के ऊपर टैक्स लग के सरकार के पास तो ज्यादा पैसे जाएंगे, लेकिन ये पब्लिक के साथ इनजस्टिस हो जाएगा। ठीक, देयरफॉर इस तरह से सिचुएशन ना बने, इसलिए ये रास्ता लिया गया। इस रास्ते को वैट मॉडल बोलते हैं। इस रास्ते को वैट मॉडल बोलते हैं, वैल्यू एडिशन मॉडल। जितना नेक्स्ट सेलर अपनी प्रॉफिट ऐड करेगा, वैल्यू एडिशन करेगा, उस अमाउंट पर एप्लीकेबल टैक्स लगेगा। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? बोलिए यस और नो। यस सर। तो केलकर साहब ने कहा कि वैट मॉडल पर जीएसटी लगेगा। अब जीएसटी आने में तो लग रहा था समय, क्योंकि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने थे। इसलिए 2005 में हमारे देश में ये कहा, वैट को ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया, वैल्यू एडेड टैक्स को ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है बच्चे, इससे ये हुआ कि इंडस्ट्री पहले इसको समझने लगी। मैं इसको अब हटा देता हूं, नोट में इसे रखने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर चाहें तो बुक पर इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, इस एग्जांपल को, वैल्यू एडेड टैक्स को समझने के लिए मैंने आपको बताया क्या होता है। ठीक है बच्चे, तो नोट पर ये अवेलेबल होगा नहीं, आप लोग इससे आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा आपको 2005 में वैट इंट्रोड्यूस किया गया। अब फाइनेंस मिनिस्टर उस समय के थे कौन? पी चिदम्बरम साहब। पी चिदम्बरम साहब ने बड़ी पार्लियामेंट में अनाउंस किया कि हम 1/4/2010 से क्या लेके आएंगे? जीएसटी लेके आएंगे। मैं उस समय स्टूडेंट हुआ करता था, तो मैंने कहा कि चलो जीएसटी सीखने का मौका मिलेगा और नए नए काम आएंगे जीएसटी में। तो मैं सीए बनते ही जीएसटी में बड़े सारे काम आएंगे। ऑल्दो मेरे सीए बनने के लगभग 6-7 साल बाद जीएसटी आ पाया। ठीक है बच्चे, चलिए अब मैं बात कर रहा हूं जीएसटी। देखिए हमारी सरकार ने पहले अनाउंस किया 1/4/2010 से जीएसटी लेके आ जाएंगे। सरकार ने प्रयास भी किया लेकिन जीएसटी नहीं आ पाया। अंतिम प्रयास में सरकार ने सबसे पहले 2011 में, उस समय की सरकार ने एक प्रयास किया, लोकसभा में 115th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पहले ही लेट हो चुके थे अपने वादे के अनुसार। ठीक, लेकिन उस समय मिलीजुली सरकार थी और सरकार के पास बहुमत मेजोरिटी नहीं थी, देयरफॉर लोकसभा से ये बिल पास नहीं हो पाया और ये बिल लैप्स कर गया। ठीक, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। मार्च 2013 में फाइनेंस मिनिस्टर उस समय के जो थे, उन्होंने कहा चलो जीएसटी लॉ आज आए या कल आए, जीएसटी लॉ तो आना है। लेकिन अगर जीएसटी लॉ आ जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, तो वो आगे इंप्लीमेंट कैसे होगा? नए तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए, ताकि इफेक्टिव तरीका हो, इसके लिए उन्होंने कहा एक प्राइवेट पर्पस व्हीकल बनाना पड़ेगा। प्राइवेट पर्पस व्हीकल का मतलब गाड़ी नहीं होता। ठीक है, यहाँ सिंपल मतलब है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा। सरकार ने मार्च 2013 में बोला कि एक जीएसटीएन नाम का, जीएसटी नेटवर्क नाम का एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनेगी और वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा, इनकॉर्पोरेट कराया जाएगा। कराने के बाद उसके काम क्या होंगे? टू प्रोवाइड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू हेल्प इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी। ओके, जीएसटी इंप्लीमेंट करने में वो हेल्प करेगा। अब आप बताइए, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई? बोलिए ना, हाँ हाँ हाँ, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब ये तो था जर्नी, लेकिन ये जर्नी देखा आपने, रास्ते में रुक गया। कैसे? सरकार 2013 में ये काम करके
जो सरकार कर रही थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो सरकार चली गई। ठीक, मई 2015 में, मई 2014 में बेसिकली मोदी जी की सरकार आ जाती है एंड फाइनली मोदी जी की सरकार 2014 में, दिसंबर 2014 में कहती है कि हम बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल का नाम था 122nd अमेंडमेंट बिल। इंट्रोड्यूस किया कहां पर? इन लोकसभा। पहले बिल लोकसभा में ही आता है, डिस्कशन होती है, चर्चा होती है, चर्चा के बाद वहां पर वोटिंग से पास हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो बिल पास हो गया 19 दिसंबर 2014 को। कौन सा बिल पास हुआ? ये 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था। प्लीज ये नंबर याद रखना, एमसीक्यू में हो सकता है कि कभी पूछ लिया जाए। ठीक है बच्चे, तो 122nd अमेंडमेंट बिल था। अब जरा ध्यान देना, 5 नंबर तक का वेटेज है इस चैप्टर का। अगर कभी एग्जामिनर पूछा तो 5 नंबर तक का क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। ठीक, अब जरा ध्यान देना, 122nd अमेंडमेंट बिल, 122nd अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किए कर दिया गया लोकसभा में का और पास हो गया 19 दिसंबर 2014 को। ठीक है बच्चे, 6 मई 19 दिसंबर 2014 को इंट्रोड्यूस हुआ, 6 मई 2015 को लोकसभा ने इसे पास कर दिया और पास करने के बाद राज्यसभा चला गया। अब जरा ध्यान देना, ये 2014 में, दिसंबर 2014 में जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो सर 6 मई को क्यों पास हुआ? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, इस तरह के अमेंडमेंट बिल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं, उसको डिटेल में जांच करनी पड़ती है। तो लॉ मेकर उस समय हमारे पार्लियामेंट की ना एक स्टैंडिंग कमेटी होती है। क्या होती है? स्टैंडिंग कमेटी होती है। कोई भी बिल भेज दिया जाता है स्टैंडिंग कमेटी को टू चेक फर्दर कि क्या बिल में कोई कमी तो नहीं रह गई। ठीक है, उसको चेक करके अंततः मई 2015 में, 6 मई 2015 को बिल पास होता है लोकसभा में। और बिल पास्ड बाय लोकसभा जब हो गया तो इसके बाद राज्यसभा भेजा गया। राज्यसभा ने 3 अगस्त 2016 को, अब देखना जरा, राज्यसभा को भी लगभग लगभग 7-8 महीने का वक्त, 8 महीना तो 16 का ही हो गया और लगभग लगभग देखो कितने दिन का वक्त लग गया, मई 15 से लेकर के अगस्त 16 तक, साल से ऊपर का वक्त राज्यसभा से पास होने में लगा। ठीक है बच्चे, चलिए, लेकिन राज्यसभा ने ना जो भी बिल पास किए उसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट कर दिए। जो जो अमेंडमेंट किए लोकसभा ने उनकी अमेंडमेंट मान ली। 8 अगस्त 2016 को अमेंडमेंट जो राज्यसभा करके भेजी थी बिल में, उसको लोकसभा ने अडॉप्ट कर लिया। ओके, जब अडॉप्ट कर लिया लोकसभा ने तो आफ्टर, फिर ये क्या हुआ, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, यहाँ पर स्टेट के पावर्स भी अफेक्ट हो रहे थे, तो मोर देन 50% स्टेट को भी सेम जीएसटी लॉ अपने विधानसभा में एडॉप्शन का पास करना था। और फाइनली मोर देन 50% जीएस विधानसभा यानी असेंबली ने इसे अडॉप्ट कर लिया। तो प्रेसिडेंट ने 8 सितंबर 2016 को 2016 को प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया, साइन कर दिया। यही आपका लॉ मेकिंग प्रोसेस है। पहले बिल लोकसभा में जाता है, चर्चा होती है, पास होता है, राज्यसभा में जाता है, वहां भी चर्चा होती है, पास होता है। पास होने के बाद प्रेसिडेंट जब अपना एसेंट दे देते हैं, अपना सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो बिल बिल नहीं रहता है, नाम बदल के क्या बनता है? ठीक है, तो जो 122nd अमेंडमेंट बिल था, इट बिकम्स 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ओके बच्चे, कौन सा कौन अमेंडमेंट एक्ट? 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन गया। ओके, चलिए, इसके बाद हम अब फिर वापस अपने दुनिया में आ जाते हैं। जीएसटी क्या है, जल्दी बताएंगे। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या? इनडायरेक्ट टैक्स क्या है उसे हमने आपको कंपैरिजन में बता दिया। अब जरा ध्यान, ये इनडायरेक्ट टैक्स इंपॉर्टेंट इतना क्यों है? इंपॉर्टेंट इतना क्यों है इनडायरेक्ट?
तो इसकी बड़ी फीचर्स ये है कि हमारे देश में ये मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट है, सरकार की कमाई का एक बड़ा जरिया है। क्यों? क्योंकि मोर देन 50% ऑफ टैक्स कलेक्शन कहां से आता है? जीएसटी से आता है या इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। इसे आप मोर देन 50% ऑफ टैक्स कलेक्शन आपका इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। इसीलिए पहला फीचर्स ऑफ आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इट इज ए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। इस 3 नंबर तक का क्वेश्चन फीचर्स ऑफ आईडीटी में पूछा जा सकता है कभी कभी। ये एक्सपेक्टेशन होती है कि कभी बच्चों से हल्का क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये पॉइंट याद रखना है, इसके बाद लिख देना है। ओके बच्चे, अब इसके बाद आगे बढ़िएगा। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स पेयर है वो अपना टैक्स का बर्डन नेक्स्ट बायर को ट्रांसफर कर देता है। और कब तक ये ट्रांसफर होता रहता है? जब तक गुड्स या सर्विसेज अल्टीमेट कंज्यूमर कंज्यूम ना कर ले। ठीक है बच्चे, तो ये बातें आपको याद रखनी है कि शिफ्टिंग ऑफ बर्डन होता है इनडायरेक्ट टैक्स में। साथ में यहाँ नो परसेप्शन ऑफ इनडायरेक्ट नो पर्सन ऑफ डायरेक्ट पिंच, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, इसका क्या मतलब है? देखिएगा जरा। कई बार क्या होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने टैक्स दे दिया। जैसे कि आपने मेरी क्लास खरीदी, तो प्राइस मैंने मान लो 5,000 रुपए रखा। 5,000 रुपए आपने पे कर दिया, क्लास खरीद ली, बात खत्म हो गई। तो अब आप बताओ कि आपको पता चला कि आपने कोई टैक्स दिया? नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं चला। ठीक, ऑल्दो अगर आपको कोई मैं बिल ना दूं तो आपको कुछ पता चलेगा क्या? कोई नहीं, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि यहाँ परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच नहीं है। लेकिन यही अगर मैं आपको बोल दूं पहले, देखो सर, देखो बेटे, 5,000 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा 900 रुपए, तब आपको आपको डायरेक्टली पिंच कर रहा होगा कि साहब 900 रुपए छूटने का कोई तरीका बताओ। ठीक है, और बच्चे कहते हैं 900 रुपए छूटने का तरीका बता दो। तो मैं कहता हूं देखो, हमारे यहाँ नो कैश जोन है, हम कैश नहीं लेते। ठीक है, लेकिन दूसरे जगह जाओगे तो वहां पर तो कैश सिस्टम चलता है। आप 5,000 दे दोगे, 900 रुपए बच जाएंगे आपके। ठीक, अब देखिएगा जरा। तो ऑनलाइन अगर आपने कोर्स परचेज किया है और आपने 900 रुपए जीएसटी दिया अलग से, तो कोर्स का प्राइस हो गया 5,900। लेकिन सेम कोर्स यदि कैश में आपने परचेज कर लिया किसी से, तो वो आपका 900 रुपए छोड़ के 5,000, क्योंकि अल्टीमेटली 900 उसके जेब में भी नहीं रहने, कहां जाएगा? सरकार के अकाउंट में जाएगा। ठीक, लेकिन क्या ये लीगल है? आंसर नो। अगर सरकार मुझे पकड़ लेती है कि मैं इस तरह का कोई काम करता हूं कि मैं कैश में 5,000 में देता हूं और 900 रुपए जब आप मुझे बैंक में पैसे देते हो तो 900 रुपए बढ़ा के देता हूं, ये काम पूरी तरह से इलीगल है। ठीक है बच्चे, चलिए ध्यान दीजिएगा। टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पर होता है इनडायरेक्ट टैक्स में। यहां पर नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच का मतलब आप समझ गए, क्योंकि आपको बदले में कुछ गुड्स या सर्विसेज मिल जाती है। आप एक आईफोन खरीदने जाते हो, आपने अगर 18% का जीएसटी दे भी दिया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि आप आईफोन की खुशी में झूम रहे होते हो। ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। इस इनडायरेक्ट टैक्स का वाइडर टैक्स बेस है, इसीलिए जब ये वाइडर टैक्स बेस है ना, तो सरकार के पास ज्यादा पैसे जाते हैं। क्यों वाइडर टैक्स बेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर किसी को छूट नहीं है। अगर कोई एक पेंसिल भी खरीदेगा ना, उसको जीएसटी देना पड़ेगा। इसका सिंपल मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स में कोई मर्सी नहीं है। कोई गरीब है तो जैसे इनकम टैक्स उसे देने की जरूरत नहीं, लेकिन जीएसटी में या इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। दुकानदार जो पेन मुझे 20 रुपए का देगा, वो पेन अंबानी जी को भी 20 रुपए का देगा। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में कहीं पर भी ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है। ठीक है बच्चे, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई
तो फिर आप आगे बढ़ते हो और आपने कहा कि इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है और रिग्रेसिव नेचर मतलब ये है कि इसको अमीर गरीब से कोई मतलब नहीं है, टैक्स लगेगा तो टैक्स लगेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टूल टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। ये क्या होता है? सोशल वेलफेयर कैसे प्रमोट किया जाता है? जैसे मान लीजिए सिन प्रोडक्ट, टोबैको है, अल्कोहल है, इस तरह के प्रोडक्ट पर सरकार टैक्स बढ़ा के प्राइस को महंगा कर देती है क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं। ठीक, जब ये मेरे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है तो टैक्स बढ़ा के महंगा कर देती है सरकार, और ताकि कम लोगों तक ही ये सिन प्रोडक्ट जा पाए। महंगे होंगे तो गरीब लोग ले ही नहीं पाएंगे। ठीक, अब जरा ध्यान देना, और अगर जो खरीदेगा तो सरकार के खजाने तो कम से कम भरे, अपने बॉडी का उसका ख्याल नहीं है तो। ठीक, यहां से आगे बढ़ते हैं। जीएसटी की क्या जरूरत थी? जब बड़े सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे तो थे, जीएसटी की क्या जरूरत? अच्छा, जीएसटी की जरूरत क्या थी? इसके लिए आपको पहले डबल टैक्सेस, याद करिए मैं ऊपर वाले एग्जांपल में अभी क्या करा। 100 रुपए का कोई सामान बना, 10 रुपए का एक्साइज ड्यूटी लग गया, 110 रुपए बन गया। अब 110 में मैं खरीद लेता हूं, मैं होलसेलर हूं। अब मुझसे आप रिटेलर हो, रिटेलर बन के खरीदने आते हो, तो मैं कहता हूं देखो 110 का तो मैं खरीद के लाया हूं, 10% का इस पर वैट लग जाएगा, तो 11 रुपए वैट लग गया, तो टोटल बन गया 121 रुपए। लेकिन मैं 20 रुपए अगर अपना भी जोड़ दूं तो 110 प्लस 20 रुपए तो हो जाता है 130 रुपए। ठीक है, अब 130 रुपए पल का फिर मैं कहता हूं 10% यानी 13 रुपए का टैक्स का, तो आप मुझे दोगे 140। ठीक है बच्चे, तो अब बताओ, एक मैन्युफैक्चरर से मैं 110 में खरीदा और मैं आपको 20 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड करके 143 143 में बेच रहा हूं, जिसमें कि 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी था जो सरकार को जमा हुआ, तो इस पर स्टेट गवर्नमेंट ने दोबारा वैट क्यों लिया? यानी कि डबल टैक्सेशन लग जाया करता था, इससे गुड्स महंगी हो जाती। ठीक है, इसलिए हमारे देश में जीएसटी की सख्त जरूरत थी। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? बोलिए यस और यस सर। अब आगे बढ़िए। एब्सेंस ऑफ इंक्लूजन इन वैल्यू चेन आफ्टर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन स्टेज पर एक्साइज लगता था, ठीक, उसके बाद वैट और सेल टैक्स इंप्लीमेंट हो जाता था। क्योंकि प्रोडक्शन पर नहीं लगता था, तो जो एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट ले लिया करती थी, एक्साइज के ऊपर वैट लगता था, तो उस टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाया करता था। एब्सेंस ऑफ इंक्लूजन इन वैल्यू चेन। नेक्स्ट है नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस। सर्विस टैक्स और वैट एक दूसरे में इंटीग्रेटेड नहीं थे, तो कई बार एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स लग जाया करता था। जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस में होता था कि आप जाते थे तो वैट भी देना पड़ता था और उस अमाउंट पर फिर सर्विस टैक्स भी देना होता था। सर्विस टैक्स वाला कहता था इसमें वैल्यू ऑफ सर्विस सप्लाई भी है, इसलिए सर्विस पर भी टैक्स दो। ठीक है, तो यहाँ नॉन इंटीग्रेशन था वैट और सर्विस टैक्स का, जो एक बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक, साथ में वैट जब आया था तो सारे इनडायरेक्ट टैक्स एज इट इज चल रहे थे। इनडायरेक्ट टैक्स वैट में कोई भी गया नहीं, सबज्यूम्ड नहीं हुआ। सेल टैक्स और लोकल टैक्स जो चल रहा था वही वैट बन गया और सीएसटी एज इट इज रह रहा था, यानी कि सारे इनडायरेक्ट टैक्स वैट में इंक्लूड नहीं हुए थे। ठीक है बच्चे, तो इतनी बातें समझने के बाद बच्चों ने कहा चलो हमें सर ये पता चल गया कि जीएसटी की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी। फिर आप आगे आ जाओगे और आपने करना है बच्चे बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। ये सारी बातें
अभी आपको क्या करने हैं, जो मैं अभी बता रहा हूं सेम बातें आप रीड भी कर लेंगे बुक में। यानी बुक को अगर आपने रीड कर लिया क्लास के बाद और फिर समरी नोट को अगर आपने बना लिया, तो इतना करने के साथ ही ये आपका चैप्टर पैकअप हो जाएगा। ठीक है, हर चैप्टर में आपको सेम तरीके मेंटेन करने, लेकिन क्लास तो आप कर ही रहे हैं, तरीका भी मैंने बता दिया कि आपको समराइजेशन करते रहनी है और नोट बनाते रहनी है। ठीक, लेकिन इसके साथ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन बैंक से आप जरूर करेंगे। ये आपकी मेहनत की यहाँ रिक्वायरमेंट मुझे होगी। जितना आप क्वेश्चन आंसर करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता चला जाएगा। ठीक है बच्चे, ध्यान देना। बेनिफिट ऑफ जीएसटी में क्या है? जीएसटी एक यूनिफाइड मार्केट क्रिएट करता है। जो डबल टैक्सेशन का प्रॉब्लम था ना, एलिमिनेट कर दिया कैस्केडिंग इफेक्ट्स। ठीक है, हमारे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो सरकार का प्रोजेक्ट है कि इंडिया में बनाइए और पूरी दुनिया में बेचिए, इसको बूस्ट किया जीएसटी ने। क्योंकि एक टैक्स हो गया, पहले 22 तरह के टैक्स थे। कितने तरह के टैक्स थे? 22 तरह के, जो जीएसटी में आके सब्ज्यूम्ड हो गए। ठीक, ऑटोमेटेड प्रोसीजर, ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स है यहाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जीएसटी पूरा यूज है। इसलिए आप जीएसटी काफी हेल्पफुल है और ये जीएसटी का बेनिफिट है। रिमूवल ऑफ वेरियस इनडायरेक्ट टैक्स, रिमूवल ऑफ वेरियस इनडायरेक्ट टैक्स एंड रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट ड्यू टू दैट रीजन। बड़े सारे डिपार्टमेंट से अब आपका लेना देना नहीं, सिर्फ एक जीएसटी डिपार्टमेंट से, इसलिए आपका कंप्लायंस कॉस्ट कम हो जाएगा। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। क्योंकि जीएसटी आ गया तो हमारे देश में मल्टीपल टैक्स हट गए, कॉम्पिटिटिव प्राइस पर हमारे देश का मैन्युफैक्चरर बाहर गुड्स बेच सकता है, तो इससे हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इससे जॉब क्रिएशन तो नया होगा ही। तो ये सारे जीएसटी के बेनिफिट्स हैं, आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। टू इम्पोज टैक्स, अब मैं आ गया टेक्निकल एरिया पर। ये सारी तो कहानियां थी, थोड़ी बहुत बैकग्राउंड हिस्ट्री। टैक्स लगाने के लिए सरकार को क्या चाहिए? सरकार को चाहिए पावर। ठीक है, देश चलाने के लिए सरकार को चाहिए पैसा, और टैक्स लगाने के लिए सरकार को चाहिए पावर। पावर कहां से मिले? कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 25 पार्ट्स में बटा हुआ है, 448 आर्टिकल्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है बच्चे, बड़ा एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। अब अगर मैं बात करूं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, आर्टिकल नंबर 265 ये कहता है सरकार अपने मन से टैक्स नहीं ले सकती। नो टैक्स शैल बी लेविड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। टैक्स लगाया नहीं जा सकता किसी भी सरकार के द्वारा जब तक उसको लॉ में अथॉरिटी ना मिले। ठीक है बच्चे, इसका मतलब अथॉरिटी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मिला होगा टैक्स लगाने का। आंसर इज यस, टैक्स लगाने की अथॉरिटी मिली आर्टिकल नंबर 246, स्टेट और यूनियन दोनों को टैक्स लगाने की अथॉरिटी देता है। यूनियन लिस्ट में बड़े सारे आइटम्स लिखे होते हैं, उस मैटर पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? डायरेक्ट टैक्स में भी कर चुके होंगे, पार्लियामेंट का। जबकि स्टेट लिस्ट में जो आइटम लिखी होती है उस पर अधिकार होता है किसका? उस पर अधिकार होता है स्टेट असेंबली का। एंड कंकरेंट लिस्ट में जो आइटम लिखा होता है उस पर स्टेट भी कानून बना सकती है, सेंटर यानी पार्लियामेंट भी। ठीक, अब इसी में यूनियन लिस्ट के आर्टिकल नंबर 246 ए, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट
दोनों को अमेंड करते हुए दोनों में एक कंकरेंट पावर दिया गया, दोनों में कंकरेंट पावर दिया गया, एक नया आर्टिकल लाया गया, आर्टिकल नंबर 246A1। ठीक, ये इंसर्ट किया गया न्यू आर्टिकल है, जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, उसमें ये नया आर्टिकल आपका आया। ये क्या पावर दिया, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों को पावर दे दिया, जीएसटी आप लगा सकते हो फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब ये इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई उसे बोलते हैं जब प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब ये है कि आप जब अपना गुड्स कहीं बेचते हो, अगर वो विद इन स्टेट यानी कि सप्लायर अपने ही स्टेट में गुड्स बेचता है तो हम उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। अभी फिलहाल इतना ही समझिए, बाकी डिटेल में प्लेस ऑफ सप्लाई करते समय और भी समझेंगे। ठीक है बच्चे, इसके बाद आपने कहा कि अगर मान लीजिए सर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो, तो मैंने कहा इसे इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे, और इसके रिस्पेक्ट में एक्सक्लूसिव पावर्स पार्लियामेंट को दिया गया फॉर इंटर स्टेट सप्लाई। क्या मेरी बात यहां तक समझ आई, बोलिए ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, एक आर्टिकल और आपको ऐसे देखो, बुक में बड़े सारे आर्टिकल मैंने दे रखे हैं, जो मेजर इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ कवर किए हैं, बाकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, रीडिंग पर्पस के लिए दिया हुआ हमने। ठीक है बच्चे, अब आगे आएंगे, आर्टिकल 279 ए नया इंसर्ट किया गया, जो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि आप एक जॉइंट फोरम क्रिएट करिए, क्योंकि हमारा जीएसटी जो है ना फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हुए बनाया गया है, डुअल जीएसटी है, स्टेट भी जीएसटी लगा सकती है सेंटर भी, तो दोनों जीएसटी लगा रहे हैं, देयरफॉर एक जॉइंट फोरम होना जरूरी है। ठीक है बच्चे, प्रेसिडेंट ने अपने पावर को यूज किया, उस समय प्रेसिडेंट थे हमारे देश के प्रणब मुखर्जी साहब। ठीक है, उन्होंने जीएसटी काउंसिल बना दिया 15 सितंबर 2016 को। ठीक है बच्चे, जीएसटी काउंसिल में एक चेयरमैन होते हैं और बाकी मेंबर्स होते हैं। ठीक है बच्चे, चेयरमैन कौन होता है, जो हमारे सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, अभी हमारी निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। जो सेंट्रल यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री कैबिनेट में होते हैं, वो चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, बाकी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक, इतनी बातें करने के साथ ही आप आ जाओ, आपने किया फंक्शंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का फंक्शन क्या है, जीएसटी काउंसिल का फंक्शन है बच्चे, ये टैक्स रेट रेकमेंड करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, टैक्स रेट रेकमेंड करते हैं, किस सप्लाई पर, किस गुड्स पर कितना टैक्स लगेगा, ये रेट रिकमेंडेशन सरकार को कौन करता है, जीएसटी काउंसिल करता है। ठीक है बच्चे, रेकमेंड्स एग्जेम्पशन, सरकार कौन से आइटम, कौन सी एक्टिविटीज, कौन से गुड्स पर टैक्स नहीं लेगी, एग्जेम्पशन रेकमेंड करता है जीएसटी काउंसिल। थ्रेश होल्ड लिमिट फॉर, यहां लिखेंगे रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या होनी चाहिए, ये भी जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करता है। ठीक, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यदि टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो रिजोल्यूशन कैसे होगा, ये तरीका भी रेकमेंड कौन करता है, जीएसटी काउंसिल करेगा। और जीएसटी का कानून कैसे बनेगा, उसमें कोई बदलाव की जरूरत है, ये रिकमेंडेशन काउंसिल करता है। ये 5 फंक्शंस आपको याद रख लेने हैं। ठीक है बच्चे, इतनी कहानी करने के साथ ही हम बात करेंगे डिसीजन ऑफ काउंसिल पर। जीएसटी काउंसिल कोई भी मैटर को डिसाइड करेगी ना, तो ध्यान रखना 3/4 यानी कि कितने, लग 75% से ज्यादा वोट अगर फेवर में होगा तभी पास हो सकता है, अदरवाइज पास नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए अब जरा ध्यान देना,
चेयरमैन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का नुमाइंदगी करने वाला वहां पर सिर्फ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एक हैं, बाकी तो सारे स्टेट के हैं। तो बाकी सारे स्टेट के अगर ज्यादा स्टेट के मेंबर्स किसी फेवर में चले जाएं तो ऐसी स्थिति में सेंटर का वोट तो एक काउंट हो जाएगा ना। इसलिए तरीका है वेटेड वोट का, और वेटेड वोट देने के लिए यहाँ पर टोटल वोट कास्ट जितना भी होगा, अगर 20 वोट भी कास्ट हुआ, 20 ही स्टेट उस समय प्रेजेंट थे, एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट मिनिस्टर थी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर 21 लोग थे, तो उसका 1/3 पावर यानी 7 वोट का पावर तो आ जाता है डायरेक्ट सेंटर के पास, एंड 2/3 पावर यानी कि 14 वोट का पावर सेंट्रल पूरे स्टेट का हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी फेवर में देती है तो माना जाता है 7 वोट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पड़ गए। अब मान लीजिए टोटल 21 वोट ही पड़े, तो सिंपल है, एक वोट निकाल दीजिए आप, 1/3 तो वहीं कवर हो गया, बाकी 20 वोट का वेट कितना हो गया, जो 20 वोट का वेट है वो 2/3 के बराबर है, 20 वोट का वेट 2/3 के बराबर है। अब उस 20 में से कितने लोग अगर आ जाएं तो डिसीजन पास हो जाएगा। तो जरा ध्यान देना, अगर मैं बात करूं 1/3 की, 1/3 में आपने मान लिया कि 20 स्टेट के थे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट मिनिस्टर थी वहां पर, तो टोटल 21 लोग थे। सेंट्रल का वोट का वैल्यू हो गया 7, 1/3 है 7, प्लस मेजोरिटी कितना चाहिए, तो 21 का 75% निकाल लो, 2/3, 21 का ये 3/4, 3/4 आप निकालिए। अब 3/4 अगर आप निकालेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 21 का 3/4 अगर आप निकालोगे बच्चे तो पॉइंट में कुछ आ जाएगा। ठीक है बच्चे, 5.25 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 15.75 आ जाएगा। ओके बच्चे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8.75 यानी 9 वोट सरकार को और चाहिए डिसीजन को पास कराने के लिए, यानी कि टोटल 16 वोट की जरूरत होगी सरकार को डिसीजन पास कराने की, यदि 20 स्टेट वहां पर प्रेजेंट होते हैं तो। ठीक है, 4 स्टेट विरोध में भी रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, डिसीजन इंप्लीमेंट हो जाएगा। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई, बोलिए यस और नो। चलिए, यस सर। अब इसके बाद आइए, मोर देन 75% वोट आएगा तो फिर आपका डिसीजन अप्रूव होगा। इसके बाद टैक्स सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी, टैक्स सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहां पर आपका पेज नंबर 1.7 में हमने टैक्स सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी दे रखा है, एक लिस्ट है, उसको आप 2 बार 3 बार पढ़ लेना, एमसीक्यू में सवाल आएंगे और कहीं नहीं आएंगे। ठीक, लेकिन ऐसे कौन से टैक्स हैं जो जीएसटी में सब्ज्यूम्ड नहीं हुए हैं, इसका नाम याद रखना है। बीसीडी जहां लिखा हुआ है उसे आप बेसिक कस्टम ड्यूटी बोलेंगे। इस लिस्ट को भी मैंने इस पेज पर दे रखा है। एक्साइज ऑन अल्कोहल सब्ज्यूम्ड नहीं हुआ जीएसटी में, आज भी लगता। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आज भी लगती है, अभी भी सब्ज्यूम्ड नहीं हुआ। स्टैंप ड्यूटी एंड प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भी आज लगता है। एंड एक्साइज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट आज एज इट इज एक्साइज एंड वैट लगता ही है, क्योंकि ये जीएसटी में अभी मर्ज नहीं हुआ है। ठीक है बच्चे, इतनी सी बातें करने के साथ ही हम आ गए अपने अलग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, और कॉन्सेप्ट है जीएसटी इंडिया में कौन सा आया। तो मैंने कहा डुअल जीएसटी आया, जिसमें स्टेट भी जीएसटी लगा सकती है और सेंट्रल भी जीएसटी लगा सकती है। ठीक, अब मैंने कहा
इसके लिए आपको सप्लाई समझना पड़ेगा। अब सप्लाई क्या है इसकी चर्चा नेक्स्ट चैप्टर में है। आप सिंपल समझो कि दो तरह के सप्लाई होंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा किया कि इंट्रा स्टेट सप्लाई किसे बोलेंगे। इंट्रा स्टेट सप्लाई हम बोलेंगे जब सप्लायर अपने ही स्टेट में किसी कस्टमर को गुड्स देगा, तो हम ऐसे सप्लाई को बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, अपने ही स्टेट में किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो हम इसे इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। और अगर इंट्रा स्टेट ऑफ सप्लाई स्टेट सप्लाई है तो उस पर CGST एक लगेगा, SGST या UTGST। यूनियन टेरिटरी है तो UTGST लगेगा, नहीं तो SGST लगेगा। ठीक है, स्टेट है तो SGST। अब यहाँ पर यूनियन टेरिटरी विद असेंबली है, यानी कि जिस यूनियन टेरिटरी में अपना मुख्यमंत्री है, जैसे दिल्ली, दिल्ली का अपना मुख्यमंत्री है, देयरफॉर आप बोलेंगे इस स्थिति में उसे हम स्टेट ही मानेंगे, UTGST नहीं लगाएंगे। ध्यान रखना, CGST एक्ट 2017 पढ़ने हैं फॉर CGST, SGST UTGST एक्ट 2017 पढ़ने हैं फॉर SGST UTGST, एंड IGST लगता है फॉर इंटर स्टेट सप्लाई, जब सप्लायर अपने स्टेट से बाहर किसी भी कस्टमर को सप्लाई करेगा ना, तो IGST एप्लीकेबल होगा। और इसके लिए हमें पढ़ना है IGST एक्ट 2017। ठीक है बच्चे, लेकिन सवाल यह है कि क्या सर हम सारे एक्ट पढ़ेंगे? आंसर इज नो। हम सभी, हमारा मेजर फोकस रहेगा CGST एक्ट पर और CGST रूल पर। ओके बच्चे, हमें मल्टीपल स्टेट के, हर एक स्टेट के SGST एक्ट नहीं पढ़ने हैं। ठीक, अब यहां से आगे देखेंगे लेवी ऑफ GST। लेवी ऑफ GST ये क्या होता है? आज के डेट में सारे गुड्स और सर्विसेज पर GST लगता है, लेकिन अगर एग्जेम्पशन दिया हुआ है या अभी भी GST के दायरे से बाहर, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रखा, अल्कोहल को रखा, GST के दायरे से बाहर रखा हुआ है तो उस पर GST नहीं लगेगा, या एग्जेम्पशन सरकार ने दिया तो GST नहीं लगेगा। बाकी सारे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर GST एप्लीकेबल होता है। ठीक, एक मामला आता है GST कॉम्पनसेशन सेस का। ये क्या होता है? देखिए, जीएसटी जब आया था तो उससे पहले पुरानी टैक्स व्यवस्था थी एक्साइज की। और एक्साइज सेंटर तो लेवी करता था, लेकिन एक्साइज का पैसा बेसिकली उस स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था जहां मैन्युफैक्चरिंग हुई है। ठीक है, अब जो स्टेट मैन्युफैक्चरिंग करता था उसको एक्साइज का पैसा मिलता था। अब मान लीजिए तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, तेलंगाना है, इस तरह के स्टेट में बड़ी सारी फैक्ट्रियां लगी हुई थी। जब फैक्ट्री लगी हुई थी तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्शन ज्यादा करते थे, लेकिन इनकी पॉपुलेशन कम थी। पॉपुलेशन कम थी तो इनके यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स पे करने वाले लोग नहीं थे। ठीक है, ज्यादा लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स और सर्विस, वो गुड्स का कंजम्पशन तो यूपी में हो रहा था, बिहार में हो रहा था, क्योंकि इनके पास पॉपुलेशन था। ठीक है, तो जीएसटी आने से पहले टैक्स का पैसा जब मैन्युफैक्चरिंग जो स्टेट करता था उसको मिल जाता था। अब हुआ क्या, जब जीएसटी आया तो टैक्स का पैसा उस स्टेट को मिलेगा जिस स्टेट में कंज्यूमर लोकेटेड है। और ये लॉजिकल भी है कि जो पर्सन, जिस स्टेट का व्यक्ति पैसा दे रहा है टैक्स का, उस स्टेट में विकास के लिए पैसा रहना चाहिए। रियल में मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को तो जाने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं बनता था। लॉजिक तो यही कहता है। फाइनली सरकार ने कहा कि हम जीएसटी लाएंगे, तो जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थे बोले हमारे पास पॉपुलेशन कम है और हमने मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा ध्यान दिया, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप हमें नुकसान में छोड़ दोगे। सरकार ने कहा देखो, अभी नुकसान नहीं होगा। 2015 का हम बेस ले लेते हैं, 15 में जितना आपको सेल टैक्स 15 तक आपको मिल रहा था, उतना
से जितना आपको जीएसटी में नुकसान होगा, आपके हिस्से में जीएसटी अगर कम आएगी ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 5 साल तक जीएसटी देगी। 2017 में जीएसटी लॉ आया था, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी एप्लीकेबल है हमारे देश में। कब से? 1 जुलाई 2017 से। 8 जुलाई 2017 से पूरे इंडिया में, 1 जुलाई 2017 से जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे। ठीक इस तरह से एप्लीकेबिलिटी डेट आपको याद रखना। तो सरकार ने कहा कि जीएसटी लॉ आने से पहले आपकी जो कमाई थी उसमें हम कम नहीं कर होने देंगे। जितने डेफिशिएंसी आएगी ना, सरकार आपकी भरपाई करेगी 5 साल तक। बाद में पॉलिटिकल कह लो या ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, इस पीरियड को और बढ़ा के अब 2026 तक कर दिया है सरकार। 31 मार्च 2026 तक सरकार कॉम्पनसेशन देगी उस स्टेट को जो जीएसटी के कारण नुकसान में। ठीक है, अब सरकार कहां से पैसा लाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से पैसा लाएगी? इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लगा देगी। किसके ऊपर लगाएगी? सिन प्रोडक्ट के ऊपर, जो टोबैको है, जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, इस सब पर एक्साइज बढ़ा के सरकार ना जीएसटी लगा देगी। तो जीएसटी और एक्साइज दोनों वहां पर लगता है। एक्साइज स्टेट लगा देती है और जीएसटी सरकार लगा देती है। उस पर कंपनसेशन सेस भी लगा देगी। वो महंगा हो भी जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं, सरकार यूं ही कहती है कि आप इसे कंज्यूम कम करो या ना करो। ठीक, तो इसलिए सिन प्रोडक्ट पर सरकार जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। और लग्जरी आइटम, जब बड़े लोग ज्यादा पैसा पे करके कोई गुड्स या सर्विसेज ले सकते हैं, लग्जरी आइटम पर जीएसटी कॉम्पनसेशन से अप्लाई कर दिया है सरकार ने। और वहीं से पैसा इकट्ठा करती है और उस स्टेट को दे देती है जो स्टेट जीएसटी के कारण लूज करती है। ठीक है बच्चे, इतनी बातें अगर आपने कर लिया तो जीएसटी कॉम्पनसेशन है टू कॉम्पनसेट states on account of loss due to GST. It is levied on sin product and luxury items. इसके बाद आप आते हैं, एक जीएसटी कॉमन पोर्टल है। जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है बच्चे। gst.gov.in सरकार ने सिंगल कॉमन प्लेटफॉर्म दिया फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड सर्विसेज। फ्रंट एंड में रजिस्ट्रेशन, पेमेंट एंड रिटर्न अंडर जीएसटी करते हैं जो यूजर्स को, टैक्स पेयर के लिए सर्विसेज होती है। बैक एंड की सर्विसेज सरकार को जीएसटीएन कॉमन पोर्टल से रिपोर्ट देती है। स्टेट गवर्नमेंट भी उसी वेबसाइट को देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसी वेबसाइट को देखती है, टैक्स पेयर भी उसी वेबसाइट से काम करता है। तो इसीलिए सिंगल प्लेटफॉर्म जीएसटीएन चलाती है इसको। ठीक है, मैनेज्ड बाय जीएसटीएन। ठीक, इसके बाद आइए आगे, एक कॉन्सेप्ट है जीएसपी का, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। सरकार ने, क्योंकि जीएसटी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कर दिया, तो बड़े बड़ी कंपनियां जो रेगुलर में करोड़ों की ट्रांजैक्शन करती है, उसके लिए इसे मैनेज करना मुश्किल ना हो जाए, इसलिए सरकार ने क्या किए, जीएसटीएन को बोला कि आप ना सर्टेन आईटी एंड फिनटेक कंपनी को सिलेक्ट कर। जीएसटीएन ने कुछ आईटी कंपनी को और फिनटेक कंपनी को, फाइनेंस टेक्नोलॉजी कंपनी को सेलेक्ट कर लिया और उसे बोला तुम ना जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर हो। ठीक है, तुम क्या करोगे? एप्लीकेशन डेवलप करोगे जो टैक्स पेयर यूज करेगा, और टैक्स पेयर यूज करेगा वो एप्लीकेशन ऑथराइज्ड होगा to interact with the GSTN website gst.gov.in से इंटरेक्ट कर सकता है। ऑनलाइन बेसिस पर दोनों इंटरेक्शन करते रहेंगे, जिससे डेटा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है, ऐसा एप्लीकेशन बनाने के लिए जिस आईटी कंपनी को हायर सेलेक्ट किया गया बाय जीएसटीएन, उसे हम बोलते हैं जीएसपी, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। अब जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर भी कम थे। ठीक है, तो उनसे भी इतना बड़ा वॉल्यूम का काम पूरे देश में, इतनी सारी कंपनी हैं, सब जीएसपी को ढूंढने लगे। तो फिर सरकार ने कहा, जीएसटीएन ने कहा
कि जीएसपी ना चाहे तो एप्लीकेशन सर्वर प्रोवाइडर एएसपी की सुविधा ले सकता है, एएसपी से हेल्प ले सकता है, एक एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर अपॉइंट कर सकता है। तो जीएसपी को किसको अपॉइंट करेगा, सेलेक्ट करेगा, एएसपी को। और जीएसपी को कौन सेलेक्ट करेगा, जीएसटीएन सेलेक्ट करेगा। ठीक है बच्चे, काम क्या होगा, ऐसा एप्लीकेशन बनाया जाएगा जिससे कि टैक्स पेयर का सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट जीएसटीएन के सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है बच्चे, ये सारी बातें आपने किए हैं। ठीक है बच्चे, अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना, आप सभी जीएसटी का पहला चैप्टर अभी कर रहे थे, ये आपको बुक मिला होगा। ठीक है बच्चे, बुक आपको यही गया है। अब आप देखेंगे पहला चैप्टर हमने अभी कंप्लीट किया, क्या क्या किया देखिएगा जरा। फीचर्स ऑफ, पहले हमने ये जर्नी बता दी है आपको, क्या किए, ये जर्नी बता दिए। जर्नी में आपको कुछ ज्यादा याद रखने की नहीं है, सिर्फ 122nd अमेंडमेंट बिल था जो 101st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बना। ऑल्दो इसे पढ़ के रखेंगे नॉलेज के लिए ज्यादा ठीक। ओके बच्चे, कब से जीएसटी लॉ आया, 1 जुलाई 2017 से आया, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर 8 जुलाई 2017 से पूरे देश में। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, 50% ज्यादा रेवेन्यू सरकार की है। टैक्स ऑन कमोडिटी, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट पिंच एंड इन्फ्लेशनरी नेचर का होता है। इन्फ्लेशनरी नेचर का एक पॉइंट है, ये क्या होता है पता है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है ना, सरकार के टैक्स की कलेक्शन बढ़ती है, महंगाई के साथ साथ सरकार के खजाने भी बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, तो इन्फ्लेशनरी नेचर का होने के कारण सरकार के खजाने इससे भरते हैं, इसलिए ये डायरेक्ट टैक्स का फीचर माना जाता है। वाइडर टैक्स बेस, यानी कि यहाँ पर गरीब और अमीर का कोई फर्क नहीं है, सबको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है बच्चे, इतनी सारी बातें कर लेंगे और उसके बाद आपको आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताया, इट प्रमोट सोशल वेलफेयर, इट इज अ टूल टू प्रोवाइड टू इम्प्लीमेंट सोशल वेलफेयर, हाई टैक्स ऑन हार्मफुल प्रोडक्ट जिसे सिन प्रोडक्ट बोलते हैं, जैसे टोबैको एंड अल्कोहल प्रोडक्ट। ठीक है, जीएसटी लगा के इसे महंगा कर देते हैं। रिग्रेसिव इन नेचर होता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लाइफ एबिलिटी टू पे यहाँ एबल नहीं होता, आप एबल हो या नहीं हो आपको टैक्स तो देना ही है। ठीक है बच्चे, ऑल कंज्यूमर हैव टू पे द सेम टैक्स। ओके, रिड्यूस्ड टैक्स इवेजन भी एक इसका फीचर्स होता है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स अगर बात करें ऑलरेडी गुड्स और सर्विसेज में इंक्लूड होता है, इसीलिए यहाँ पर टैक्स चोरी का मामला थोड़ा कम रहेगा। अगर मैं बात करूं, दुनिया में पहली बार जीएसटी 1954 में आया, इंडिया ने कनाडा और ब्राजील से अपना डुअल जीएसटी अडॉप्ट किया है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट पर जीएसटी है, कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट है यहाँ पर, यानी कि एक बायर टैक्स पे कर देगा, जब वो सेल करेगा आगे ना, तो जितना टैक्स पहले पे किया, जो हमने आपको 100 रुपए और 10 रुपए फिर आगे 130 20 रुपए प्लस 12 रुपए करके समझाए थे, तो इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। बर्डन हमेशा जो है ना फाइनल कंज्यूमर के ऊपर जाएगा, टैक्स का बर्डन हमेशा फाइनल कंज्यूमर के ऊपर जाएगा। नो कैस्केडिंग इफेक्ट्स, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है जीएसटी के अंदर। ठीक है बच्चे, जरूरत क्यों थी जीएसटी की, तो मैंने कहा डबल टैक्सेशन होता था, एब्सेंस ऑफ इंक्लूजन इन वैल्यू चेन था, सेनवेट डिड नॉट इंक्लूड चेन ऑफ वैल्यू एडिशन इन द डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड आफ्टर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और इसी तरह से स्टेट लेवल वैट और सेनवेट लोड रिमूव नहीं किया जाता था गुड्स के ऊपर, जिससे गुड्स महंगी हो जाती थी, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। एब्सेंस ऑफ सेनवेट एंड स्टेट वैट, सेनवेट और स्टेट वैट के बीच में सेट ऑफ पॉसिबल नहीं था,
नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, वैट और सर्विस टैक्स इंटीग्रेटेड नहीं था, वैट स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, तो इस दोनों में आपसी तालमेल नहीं हुआ करता था। ठीक है बच्चे, ऑल टैक्सेस नॉट सब्ज्यूम्ड इन वैट, जो वैट आया उसमें सारे टैक्स सब्ज्यूम्ड नहीं हुए। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट, ये बेनिफिट है। इससे यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट हुआ, बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट हुआ, मिटिगेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट्स हुआ, एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन हुआ, रिमूवल ऑफ मेनी इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, बूस्ट टू मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हुआ, सिंस लोअर कॉस्ट ड्यू टू रिड्यूस्ड टैक्सेस, यानी कि जब टैक्स कम हो गया, रेट कम हुआ, तो लो कॉस्ट भी लो हो गया। ये सारी बातें ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू हो गया इससे, रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट, बेनिफिट टू स्मॉल ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। अब बच्चे यहाँ कहते हैं बेनिफिट कैसे हुआ ये स्मॉल ट्रेडर को, यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए तक कंपोजिशन का एक स्कीम पढ़ेंगे, वहां पर समझ में आएगा कि स्मॉल टैक्स पेयर को कैसे सरकार ने बेनिफिट दिया है। इतनी बातें करने के साथ ही आप आगे बढ़ गए और आपने कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन किया। फिर 25 पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बटा है, 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। फिर आपने इसमें आर्टिकल पढ़ना शुरू किया। 265 कहता है कि टैक्स नहीं लगाए जा सकते जब तक अथॉरिटी ऑफ लॉ ना हो। ठीक है बच्चे, फिर इसके बाद आपने कहा कि ये अथॉरिटी मिलता है 246 के 7th शेड्यूल में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट है, और इसी को अमेंड करके यहाँ पर मैंने बोला कॉन्करेंट पावर दिया गया जीएसटी लगाने का पार्लियामेंट को और स्टेट असेंबली को। आर्टिकल नंबर 246 A1 में और A2 में एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट को दिया गया आईजीएसटी लगाने का फॉर इंटर स्टेट सप्लाई। बाकी ये सारे जो आर्टिकल हैं वो उसमें सर्टेन अमेंडमेंट्स करनी पड़ी थी जिससे कि जीएसटी लगाया जा सके। ठीक है बच्चे, तो ये सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए है, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, 269 ए में आईजीएसटी लगाने का कॉन्सेप्ट है, आईजीएसटी एक्ट पार्लियामेंट बनाई है इसके लिए। ठीक है बच्चे, इसको आप यहां से लेकर आगे आ जाएंगे। एक नया आर्टिकल आया 279 ए, जिसकी चर्चा मैंने की, जीएसटी काउंसिल। 279 ए पावर देता है प्रेसिडेंट को कि आप ज्वाइंट फोरम क्रिएट करेंगे जहां सेंटर और स्टेट आपस में बैठ करके डिसीजन लेंगे। बात समझ में आई हो तो बताइए, क्लियर है? यस सर। अब आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, बाकी सारे मेंबर्स होंगे। इसकी डिसीजन कैसे होगी, फंक्शनिंग क्या है, इसके काम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। काम है टैक्सेस सेस सरचार्ज which may be subsumed in GST, ये रेकमेंड करेगा। जीएसटी के अंदर कौन सा आएगा, वो तो हो गया काम कंप्लीट। गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी सब्जेक्टेड टू टैक्स और एग्जेम्प्ट, किस पर एग्जेम्पशन दिया जाएगा, रिकमेंडेशन देगा। मॉडल जीएसटी लॉ बन चुका है तो अब इस पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं। थ्रेशोल्ड लिमिट प्रेस्क्राइब करेगा, रेकमेंड करेगा, जिसमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्ट या जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ना हो। रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट्स, यानी रेट्स बताएगा। तो मैंने इसके क्या कर दिए हैं ना, यहाँ छोटे छोटे पॉइंट बना दिए हैं। ठीक है बच्चे, टैक्स रेट्स, एग्जेम्पशंस, थ्रेशोल्ड लिमिट्स, डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस एंड जीएसटी लेजिस्लेशन। फिर आपको मैंने बोला कि आर्टिकल 368 कहता है जीएसटी काउंसिल का डिसीजन होगा मेजोरिटी नोट लेस देन 3/4, यानी कि 75% से ज्यादा वेटेड वोट मिलेगा तभी कोई भी डिसीजन माना जाएगा। इसके लिए वेट दिया गया, सेंटर का वोट का 1/3 वेट दे दिया गया जितने वोट कास्ट होंगे, और बाकी 2/3 वेट अवेलेबल होगा पूरे स्टेट का। ओके बच्चे, अब इसके बाद आइए, एक कॉन्सेप्ट है 279A4F में, स्पेशल कैटेगरी स्टेट फॉर जीएसटी पर्पस। 11 स्टेट को डिफाइन किया गया है यहाँ पर कि ये स्पेशल कैटेगरी के स्टेट हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, ये एपी जो लिखा है ना, इसे आप लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश। ठीक है बच्चे, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये 11 स्टेट ऐसे हैं जिसे जीएसटी में स्पेशल कैटेगरी के स्टेट माने गए हैं। ठीक है बच्चे, एंड जीएसटी काउंसिल शैल रिकमेंड द डेट ऑन विच जीएसटी शैल बी लेविड। ये आर्टिकल 279A4G में लिख दिया गया कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसे आप पेट्रोल के नाम से जानते हो, नेचुरल गैस एंड एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ। ओके, इन सारे आइटम्स पर जीएसटी कब किस डेट से लगेगा, ये नोटिफिकेशन जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर दिया जाएगा। ये सारे लिस्ट ऑफ टैक्स हैं जो जीएसटी के अंदर सब्ज्यूम्ड हो गए। जैसे देखिएगा, सेंट्रल टैक्स कौन सा, एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल टैक्स, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम जिसे सीबीडी बोलते हैं, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम एसएडी बोलते हैं। इस सब को अब जीएस सर्विस टैक्स, सेंट्रल सरचार्ज जैसे कि पहले होता था केकेसी, कृषि कल्याण सेस, ठीक है बच्चे, एसबीसी, स्वच्छ भारत सेस, एजुकेशन सेस, ये सारे सेस भी अब जीएसटी के अंदर मर्ज हो गए। इसी तरह से बड़े सारे स्टेट का टैक्स था, स्टेट का वैट खत्म हो गया, सेंट्रल सेल टैक्स जो स्टेट लेविड बाय सेंट्रल था एंड कलेक्टेड बाय स्टेट था, वो भी खत्म हो गया। एंट्री टैक्स ऑक्ट्रॉइज, पहले जो है ना चुंगी हुआ करती थी, तो चुंगी भी अब खत्म हो गई है। लॉटरी के ऊपर, बेटिंग एंड गैम्बलिंग के ऊपर जो टैक्स पहले हुआ करता था आज खत्म। परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स होता था स्टेट में, उसे भी खत्म कर दिया गया है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? यस सर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, स्टेट सरचार्ज एंड सेस so far as they relates to supply of goods and services। ठीक है बच्चे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये सारे टैक्स ऐसे हैं जो सब्ज्यूम्ड नहीं हुए हैं। 5 तरह के टैक्स आपको याद रखने, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जो 5 आइटम्स आपको कराए हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट के, उस पर अभी जीएसटी में वो सब्ज्यूम्ड नहीं हुआ है। जो पुराने टैक्स हैं आज भी लगते रहेंगे। ठीक है बच्चे, इतनी बातें अगर आपने कर लिया तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आइए, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। मैंने कहा डुअल जीएसटी कनाडा और ब्राजील से लिया है हमने, और जीएसटी में इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी लगेगा इफ टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर्स हैं, यानी विदाउट असेंबली वाले यूनियन टेरिटरी हैं तो यूटीजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होगा, और आईजीएसटी का पैसा जो है ना वो सेंटर की ड्यूटी होगा कलेक्ट करके कंजम्पशन स्टेट को पैसा दे देना। यानी जिस जगह पर गुड्स कंज्यूम हुआ है ना, उस स्टेट के हिस्से में आईजीएसटी से स्टेट का पैसा निकाल के दे देना। ध्यान रखना यहाँ पर, जितना सीजीएसटी का कंपोनेंट है उतना ही एसजीएसटी, 50-50%। अगर टैक्स 18% है, 9% सीजीएसटी लगेगा, 9% एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, कभी भी ये रेट डिफर नहीं कर सकते। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। आईजीएसटी का टोटल हमेशा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी होगा। ठीक है बच्चे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू इंडिया, हमेशा इंपोर्ट जब आप करोगे ना, इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो होगा वो हमेशा आपका क्या माना जाएगा सर? इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद आइए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी लिख के नहीं समझाए, वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ऑल्दो ये आगे आएंगे, गुड्स एंड सर्विस का यहाँ पर ना एक नंबर से क्लासिफिकेशन होगा। गुड्स का क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एचएसएन कोड से होगा, जबकि सर्विस का क्लासिफिकेशन सर्विस अकाउंट कोड एसएसी से होगा। ठीक है बच्चे,
क्योंकि गुड्स और सर्विसेज को डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जो गुड्स दिल्ली में कुछ और नाम से पुकारा जाएगा, हरियाणा में किसी और नाम से, पंजाब में किसी और नाम से, असम में किसी और नाम से, तो यूनिफाइड कैसे होगा? यूनिक नंबर देके यूनिफाइड हो जाएगा। इसीलिए ध्यान ये रखना है कि गुड्स जो है आपका क्लासिफिकेशन वाइज होना चाहिए। इस पर चर्चा हमारी फिर से एक बार आएगी। ठीक है बच्चे, क्लासिफिकेशन पर चर्चा दोबारा आएगी। कंपोजिशन स्कीम पर चर्चा चार्ज चैप्टर में करेंगे। रजिस्ट्रेशन, जीएसटी के अंदर जो भी पर्सन सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं, उनकी जिम्मेदारी होगी कि जीएसटी का पैसा कलेक्ट करके सरकार को जमा कराएं। इसके लिए उनको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, जिसे हम जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, GSTIN। ओके बच्चे, इसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर आपका यदि क्रॉस कर जाता है तो इसको मैं अभी यहाँ कवर नहीं करता हूँ। ध्यान रखना, ये इस पोर्शन को प्लीज लीव। यहाँ सिर्फ रीडिंग के लिए दिया हुआ है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। हम सभी इसे करेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर के। ठीक है बच्चे, रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर सेम बातें दोबारा रिपीट हो जाएगी, तो इसे आप छोड़ सकते। ठीक, अब आगे आइए। नेक्स्ट है आपका एग्जेम्पशन। द लॉ कंटेन्स प्रोविजन ग्रांटिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स। एसेंशियल गुड्स पर सरकार एग्जेम्पशन देगी। प्रेजेंटली जीएसटी इज लेविड ऑन ऑल प्रोडक्ट एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, बाकी सारे पर टैक्स लगता है अगर सरकार ने एग्जेम्पशन नहीं दिया तो। ये बातें आपको बताया, साथ में आपको ये भी बताया जीएसटी विल बी लेविड ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम नोटिफाइड डेट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी उस दिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर दायरे में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, टोबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर जो जीएसटी के परव्यू में है, लेकिन साथ में उस यूनियन गवर्नमेंट अपने पास पावर रखती है टोबैको के ऊपर एक्साइज लगाने का, उसके पास पावर है। ठीक है बच्चे, ध्यान देंगे। टोबैको में दोनों सेंट्रल एक्साइज भी लगता है, जीएसटी भी लगता है। इसी तरह से ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, ये सारे के सारे ड्रग्स टाइप के जितने भी आइटम्स होते हैं ना, गांजा वगैरह, ये सारे ऐसे आइटम्स होते हैं, इस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर अपना एक्साइज ड्यूटी भी लगाएगी। दोनों पार्ट अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है बच्चे, रिजल्टेंटली वो स्टेट एक्साइज एंड जीएसटी इज लेविएबल ऑन ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक्स ड्रग्स। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद आइए आगे रियल एस्टेट सेक्टर में। रियल एस्टेट सेक्टर जो लैंड एंड बिल्डिंग है, जीएसटी के दायरे से बाहर है, क्योंकि उसे हम गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर रख देते हैं। ठीक है बच्चे, यानी कि उसको हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसको जीएसटी के दायरे से अलग कर दिया है। तो समरी क्या कर दिया हमने, कौन से आइटम पर जीएसटी लगेगा, कौन से आइटम पर नहीं, बाकी सभी पर लगेगा। आपको ये तीन नाम याद रखने, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर एक्साइज ड्यूटी लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, एक्साइज और वैट लगेगा। जबकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एचएसडी, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है, एटीएफ, इस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगा एंड वैट लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। जबकि टोबैको में एक्साइज लगेगा, सेंट्रल एक्साइज एंड जीएसटी लगेगा। अदर गुड्स में हमेशा जीएसटी ही लगेगा। जीएसटी के अंदर सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट है। ठीक है, जो दुनिया इसे एकदम अलग बनाता है, क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। जिस स्टेट का कंज्यूमर होता है, गुड्स जहां कंज्यूम होती है, उसी स्टेट को जीएसटी का पैसा जाता है। ठीक है बच्चे, द सेंटर जो है क्या करता है, आईजीएसटी कलेक्ट करता है उन इंटर स्टेट पर, जिसे रिस्पेक्टिव स्टेट को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है बच्चे, एक ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट की चर्चा यहाँ पर है, इसे हम आईटीसी चैप्टर में करेंगे।
अभी आप यहाँ पर मत करो, ठीक है बच्चे। आईटीसी चैप्टर में करेंगे आप, लिख लेंगे यहाँ पर आईटीसी चैप्टर जब करेंगे ना तो दोबारा करेंगे। इसके बाद हमने किया जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। ये क्या होता है? जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस मैंने बोला स्टेट, ऐसे स्टेट जो लूज करते हैं ना जीएसटी, उनके रेवेन्यू को पूरा करने के लिए सरकार जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लगाएगी। कौन से? लग्जरी प्रोडक्ट पर एंड सील प्रोडक्ट पर, ठीक है बच्चे। तो ऐसे केसेस में मोटर कार्स है, कोल है, लिग्नाइट है, टोबैको है, रेटेड वाटर है, पान मसाला है, इस सब आइटम पर जीएसटी कॉम्पनसेशन से सरकार लगाती है। जो पैसा इकट्ठा होता है उससे उस लूजिंग स्टेट को, यानी कि जो टैक्स का मतलब जिसको जीएसटी लाने से के कारण नुकसान हो रहा है, उसको कॉम्पनसेट करती है, ठीक है। अभी ये पैसा कब तक देगी सेंट्रल गवर्नमेंट? 31 मार्च 2026 तक देगी, ठीक है, 2026। इसके बाद आगे बढ़िएगा, जीएसटी कॉमन पोर्टल, जीएसटीआईएन एक कॉमन पोर्टल बनाती है जिसका नाम gst.gov.in है। ये फ्रंट एंड का भी काम करती है, बैक एंड का भी काम करती है। सिंगल कॉमन पोर्टल है, ऑल जीएसटी रिलेटेड सर्विस क्लियरिंग हाउस के तरह काम करती है टू वेरीफाई एंड इन्फॉर्म द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए भी ये एक बैकएंड का काम कर रही होती है, एक क्लियरिंग हाउस के तरह, ठीक। कॉमन जीएसटी सिस्टम प्रोवाइड करती है लिंकेज टू ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल टैक्स अथॉरिटीज, टैक्स पेयर, बैंक्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। इकोसिस्टम इसका ऐसा है कि सारे के सारे स्टेक होल्डर इससे अपना काम लेते हैं, ठीक है। एक ही पोर्टल को सभी खोल देंगे। एक्सेसिबिलिटी आज के डेट में क्या हो गया कि सीए आपका आराम से, जो भी बिजनेसमैन का सीए होगा वो दूर से ही आपका काम कर देगा। बहुत ज्यादा मैनुअल काम की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं होती है। फ्रंट एंड सर्विस तीन होते हैं, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट एंड रिटर्न। ये तीन काम जीएसटी पोर्टल करता है। सर ये बताओ, जीएसटी पोर्टल अपनी क्लास में मुझे करा दोगे? मैंने अगर आपको कमिट कर दिया तो जरूर ही कराऊंगा। तो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि हम लोग जब रजिस्ट्रेशन चैप्टर करेंगे ना तो वहां से जीएसटी पोर्टल का इंट्रोडक्शन आ जाएगा। तो वहां से हम प्रैक्टिकली जीएसटी देखना शुरू करेंगे और फिर रिटर्न चैप्टर में जीएसटी के लिए अंदर हम रिटर्न फाइल करना भी देख लेंगे, कैसे रिटर्न फाइल होता है, ठीक है बच्चे। तो बस इतना इंट्रोडक्शन जीएसटी के चैप्टर में आपको जीएसटी के पोर्टल से करना है। अब जीएसटीएन नाम की संस्था, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2013 में बनी, बैकबोन ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसका क्या काम है? फंक्शन ऑफ जीएसटीएन, ये ध्यान रखना, फंक्शन फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, फॉरवर्डिंग रिटर्न टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी पेमेंट, मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल्स विद बैंकिंग नेटवर्क, providing various MIS reports to central government, state government based on taxpayers return information, creation of चालान tax payments की creations, providing analyzing or analysis of taxpayer profiles and running matching engines for matching or reversal एंड रिक्लेम ऑफ आईटीसी, ठीक है बच्चे। अब आइए आगे, जीएसपी क्या है सर? मैंने कहा आईटी फाइनेंस टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी को जीएसटीएन ने सेलेक्ट किया कि आप टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेशन बना दो। फिर जीएसपी के पास अधिकार दिया गया कि आप अपना एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट करो जो आपको हेल्प करेंगे इस एप्लीकेशन को बनाने में, ठीक है बच्चे। तो बस जीएसपी एंड एएसपी से रिलेटेड प्रोविजंस ये है कि टैक्स पेयर को ये फैसिलिटेट करेंगे। इनका काम क्या होगा ये इसको हाईलाइट कर लीजिए। बात, दे फैसिलिटेट द टैक्स पेयर इन अपलोडिंग इनवॉइस एज वेल एज फाइलिंग रिटर्न्स एंड एक्ट एज सिंगल स्टॉप शॉप फॉर जीएसटी रिलेटेड सर्विस। बस ये छोटी सी डिस्कशन थी और आपका ये चैप्टर हो गया आज ही खत्म, ठीक। आपका क्या ड्यूटी है? सिंपल, आपकी ड्यूटी इतनी है कि आप इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेंगे, बोलो ना हाँ। और अगर करने में दिक्कत आएगी तो मैं किस दिन काम आऊंगा?
क्वेरी के लिए मैंने स्क्रॉल में नंबर दे रखा है, बुक पर नंबर लिख रखा है, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, आपको जवाब मिल जाएंगे, ठीक है बच्चे। चलिए, तो अगर किसी की कोई क्वेरी बच जाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं आपको जवाब भेज दूंगा, ठीक है। और जरूरत पड़ेगी, अगर ज्यादा क्वेरी मुझे दिख मिल जाएगा तो मैं क्वेरी सेशन लगा दूंगा उसके लिए लाइव, ठीक है बच्चे। यूट्यूब लाइव पर मैं क्वेरी सेशन लगा दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक। अदरवाइज तो फिर मैं व्हाट्सएप पर आपसे जुड़ा ही रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सेकेंड चैप्टर सप्लाई एंड जीएसटी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।